हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो 26 फरवरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है G20 समिट के बारे में। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट बनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान की है, जो 2023 में जो G20 समिट होने वाली है, ठीक है, तो उसके आयोजन के जितने भी मामले हैं उसकी देखरेख करेगा। इंडिया जो है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी जैसे G20 है, ठीक है, तो उसकी मेज़बानी करेगा 2023 में, होस्ट करेगा G20 समिट को। सेक्रेटरीट जो है, जो फंक्शनल में रहेगा 2024 तक रहेगा, फरवरी की, ठीक है। आज के टाइम में जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है। दिसंबर 2021 से इंडोनेशिया इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो होस्ट कर रहा है। अगर G20 ग्रुप की बात करें तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इसमें टोटल 20 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज प्लस वन जो रहता है यूरोपियन यूनियन है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक इसका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ना ही कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप की अगर बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज यहाँ पे देखने को मिलती है, जितनी भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं, representing about two-thirds of the world population and 80% of global gross domestic product and 80% global investment over 75% of global trade. मेंबर्स जो है G20 की वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए एंड ऑल्सो द यूरोपियन यूनियन। ईच जो G20 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है एज इट शेरपा, ठीक है। शेरपा यानी कि कैसे प्लान लेके चलना है, गाइड कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है चीज़ों को, बिहाफ ऑफ द लीडर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। करंट कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है हमारी कंट्री की, इसको G20 शेरपा के नाम से जाना जा रहा है। G20 मेंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, रशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, टर्की, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। तो G20 जो कंट्रीज है ये आप लोगों को माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि G20 से रिलेटेड ही यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो बात करते हैं G20 इवॉल्व्ड, ठीक है। G20 यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था 2007 में, उसमें G20 जो हैं, ठीक है, G20 के द्वारा इसको क्राइसिस को मैनेज करने के लिए जो है वो सारी जो एफर्ट्स लगाए गए। यूएसए के द्वारा G20 प्रेसिडेंसी उस टाइम यूएसए के पास थी 2008 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो हैं, ठीक है, इनकी मीटिंग हुई, क्लियर। तो रिजल्ट निकल के आया कि फर्स्ट G20 समिट जो है यहाँ पे देखने को मिली किसकी, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर की, सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नर्स हैं, ठीक है। समिट जो थी ये वॉशिंगटन डीसी में थी, ठीक है, और इसी के वॉशिंगटन डीसी में, लंदन में, पिट्सबर्ग, और उसी के साथ मोस्ट जो ड्यूरेबल ग्लोबल रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए इसके तहत। बाय द टाइम ऑफ कोविड-19 स्ट्रक, जब कोविड-19 जब यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है, जब लॉकडाउन का जो समय था, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, फूड हेल्थ जो है, स्पेशली जो फूड की हंगर की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। G20 के द्वारा एजेंडा सेट किए गए कि इस इशू से कैसे निकलना है, स्पेशली जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, जॉब लॉस हो गई, सोशल सिक्योरिटीज़ जो इशू हैं, इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर और माइग्रेशन, करप्शन, टेरर फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में मैंने डार्काथॉन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। डार्काथॉन जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री जो है, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया डार्काथॉन को, बताइएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है डार्क वेब के तहत बहुत ज़्यादा कोविड-19 की ड्यूरेशन में, स्पेशली लॉकडाउन में, इसके केसेस जो हैं वो राइज़ हुए, ठीक है। और इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे अचीव करने हैं, ये सारे एजेंडास जो हैं इसके द्वारा सेट किए गए। रियाद समिट 2020 में आई अक्टूबर में, ठीक है, यानी कि 2020 में जो है G20 की मेज़बानी कौन कर रहा था, होस्ट कौन कर रहा था, रियाद यानी कि सऊदी अरबिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 2020 में रियाद समिट बोला गया, यानी कि सऊदी अरबिया के द्वारा होस्ट की गई, 2021 में इटली के द्वारा,
2022 में इंडोनेशिया यानी कि इस साल जो है इंडोनेशिया इसको होस्ट कर रहा है और इंडोनेशिया को बाली समिट के नाम से भी जाना जा रहा है। 2023 में हमारी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2024 में ब्राज़ील G20 समिट को होस्ट करेगा। 2025 में साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद रखना है जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? रियाद समिट जो है जो अक्टूबर 2020 में हुई, इसमें 4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया। पैंडेमिक को कैसे टैकल करके चलना है, सेफगार्ड कैसे करना है ग्लोबल इकोनॉमी का और इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट जो आज के टाइम में देखने को मिलते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करके चलना है और कैसे ग्लोबल कॉर्पोरेशन को एनहांस करना है। उसके बाद जो इटली प्रेसिडेंसी आपको देखने को मिली 2021 में, इसमें 3 जो है पिलर्स के ऊपर फोकस किया गया, स्पेशली लोगों के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर और प्रोस्पेरिटी के ऊपर। उसी के साथ मिलियंस ऑफ डेथ हुई लोगों की G20 मेंबर्स के द्वारा, उसी के चलते मैन्युफैक्चर किया गया वैक्सीनेशंस की प्रक्रिया, ठीक है? स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है? हमारी कंट्री का अगर बात करें कि क्या-क्या एजेंडाज़ हैं G20 प्रेसिडेंसी को लेके, इंडिया जो है G20 का फाउंडिंग मेंबर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया के द्वारा ऑल्सो एक प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया गया, स्पेशली इश्यू किया गया विटल इंपॉर्टेंस जो दी गई, जो इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 का, ठीक है? हमारे कंट्री के द्वारा हेल्प प्रोवाइड करवाएगी अलग-अलग कंट्रीज़ को, ठीक है? उसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है और पॉवर्टी का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री है, ठीक है? उसमें और ये लीड यानी कि हार्ड टू टेक द लीड इफेक्टिवली। इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, ओनली कंट्री है हमारी कंट्री जो G20 कंट्रीज़ में से, स्पेशली जिसमें 2015 में पेरिस एग्रीमेंट जो है उसमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर वर्क किया गया। कंकरेंटली अगर देखें तो इंडियाज़ लीडरशिप यानी कि इंडिया जो है हमारी कंट्री जो है एक लीड रोल प्ले कर रही है कि कैसे सोलर पावर को आगे लेके चलना है, ठीक है? वन सन, वन ग्रिड, ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंट्री के द्वारा इसका जो है विज़न रखा गया, ठीक है? उसी के साथ विज़न जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हमारी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया कि हम लोगों ने अपने आप पे निर्भर रहना है, अनदर कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, वो कम हो, ठीक है? रोल जो है न्यू इंडिया का ग्लोबल पैराडिम्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कंट्री के द्वारा गोल जो है सेट किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इंस्टॉल किया गया है सुपर कंप्यूटर परम परवेगा, ठीक है? तो ये न्यू सुपर कंप्यूटर है। तो इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है 3.3 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है? तो इंस्टॉल किया गया अंडर गवर्नमेंट का जो मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया, यानी कि इंस्टॉल किया गया। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इसको डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किया गया हमारी कंट्री में ही, ठीक है? इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर भी है। सुपर कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? जैसे IMD, ठीक है? यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो है चीज़ें, ठीक है? फोरकास्टिंग करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इसरो में, ठीक है? जो चंद्रयान, आई थिंक मंगलयान मूवी आई थी जो अक्षय कुमार की, उसमें भी सुपर कंप्यूटर जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है? सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं हाईएस्ट ऑपरेशनल रेट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है? जनरली इनको पेटाफ्लोप बोला जाता है, यानी कि पेटाफ्लोप क्या होता है? मेजर करने के लिए सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको पेटाफ्लोप बोलते हैं, ठीक है? थाउजेंड ऑफ फ्रीडम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेट किए जाते हैं पर सेकंड। फ्लोप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है? तो ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा जो पूछी जा सकती है, ओके? तो फ्लॉप्स के आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो टिपिकली इसको मेजर किया जाता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो कैसे परफॉर्म करे, उसकी स्पीड कितनी है। सुपर कंप्यूटर जो है प्राइमरली डिज़ाइन किया गया है यूज़ करने के लिए, स्पेशली एंटरप्राइजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, और मैसिव कंप्यूटर पावर इसमें रिक्वायर्ड रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेदर फोरकास्टिंग में, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग रहती है एनालाइज करने के लिए, और डाटा माइनिंग के लिए, ठीक है? तो मैंने आपको पहले बोला, ठीक है? तो वेदर फोरकास्टिंग यानी कि IMD के द्वारा भी इसको यूज़ किया जाता है। ग्लोबली अगर देखें तो चाइना के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो टॉप पोजीशन को मेंटेन करे रखा है इसने, ठीक है? उसके बाद USA के बाद है जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और UK, ठीक है? इंडिया की बात करें हमारी कंट्री की, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था परम 8000। परम शिवाय फर्स्ट सुपर कंप्यूटर रहा जिसके द्वारा असेंबल किया गया, यानी कि इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया और इंस्टॉल किया गया कहाँ पे? IIT बेंगलुरु में। उसके बाद परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति, परम संगणक एट IIT खड़गपुर, ठीक है? पुणे में, बेंगलुरु में, IIT कानपुर में इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, ठीक है?
तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें इन 2020 में परम सिद्धि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सुपर कंप्यूटर जो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, इसके द्वारा ग्लोबल रैंकिंग अचीव की गई 62 टॉप पोजीशन जो है, यानी कि टॉप 500 में इसको रखा गया, और ये मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिस्टम है इन दी वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर की जो पिक यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है। नेशनल कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन आखिर है क्या, उसके बारे में हम जान लेते हैं। 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये लॉन्च किया गया, ताकि हम रिसर्च कैपेसिटीज़ को आगे लेके चल सकें, कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें हमारी कंट्री की, और इसको कनेक्ट कर सकें सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड एंड विद नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जो बैकबोन है इसकी, ठीक है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोजेक्ट जो इसका एम क्या है कि इस्टेब्लिश करना स्ट्रॉन्ग एंड रॉबस्ट इंडियन नेटवर्क, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री जो है कैपेबल रहे, सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्टिविटी आगे देखने को मिले फ्यूचर में। सपोर्ट करती है ये गवर्नमेंट का जो विजन है डिजिटल इंडिया को और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। मिशन जो है ये ज्वाइंटली स्टार्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इम्प्लीमेंट जो किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसको क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्लाइड से बन सकते हैं कि किसके द्वारा इसको जो है स्टैब्लिश किया गया, क्यों किया गया, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया। मिशन जो है ये किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। मिशन जो है इसको 3 फेजेस में प्लान किया गया। फेज फर्स्ट में कि असेंबल कैसे करना है सुपर कंप्यूटर्स को, फेज सेकंड में कि मैन्युफैक्चर कैसे करना है, जो कंपोनेंट्स रहेंगे हमारी कंट्री में, ठीक है, उसको यूज करके। फेज थर्ड में क्या बोला गया कि सुपर कंप्यूटर जो डिजाइन किया जाएगा इंडिया के द्वारा, ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप सर्वर जो है प्लेटफॉर्म, जिसको रुद्र बोला गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। तो ये पायलट सिस्टम है और इंटरकनेक्ट करता है इंटरनोड कम्युनिकेशन, जिसको त्रिनेत्र बोला जाता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको भी डेवलप किया गया, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 ईयर अचीवमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, ठीक है, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन को लेके। यहाँ पे जो बात की जा रही है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात की जा रही है, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलिसिस पॉलिसिस, ओके। तो ये अभी वियतनाम में ये पाया गया है, स्पेशली जो साउथ चाइना सदर्न चाइना सी वाला एरिया है, तो वहाँ पे एक्सटेंट है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण इसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लार्जेस्ट 23 स्पीसीज हैं इसकी एक्सटेंट कैटेगरी में है, जो और लिविंग क्रोकोडिलियंस जिसको बोलते हैं। इसमें ट्रू क्रोकोडिलियस, एलिगेटर्स एंड कैमेंस इसमें इंक्लूडेड हैं। सॉल्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टुरीन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है इसको। नेम जो सजेस्ट किया गया था क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, क्लियर। और टॉलरेट जो सॉल्ट वाटर है, ठीक है, ओशियंस, वहाँ पे भी ये जो है इनकी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि हैबिटेट कहाँ का है हमारी कंट्री में स्पेशली, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ऑल्सो सॉल्ट वाटर जो वाटर रहता है ओशियन का वाटर उसमें पाया जाता है। तो सुंदरबन भितरकनिका नेशनल पार्क जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये पाया जाता है। वन ऑफ द 3 क्रोकोडाइल्स जो है जो नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे मुगर क्रोकोडाइल, ठीक है, और इसके बाद घड़ियाल, ठीक है, ये हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। और यही स्पीसीज बांग्लादेश में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्रुनई, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सोलोमन आइलैंड में भी पाए जाते हैं। ड्यूरिंग एंटीक्विटी स्पीसीज जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई, कहाँ पे, सेल्सियस एंड केरला में। इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है थ्रू सदर्न ईस्टर्न जो चाइना है, पालो एंड वेतनानु, ठीक है, वहाँ से भी ये जो है यहाँ पे माइग्रेट होके आए, ओके। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, IUCN की लिस्ट में थ्रेटन स्पीसीज में है, लीस्ट कंसर्न में है, सिटीज के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, अपेक्स एक्सेप्ट पॉपुलेशन जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, चाइना की बात करें यहाँ पे है गल्फ ऑफ टैकिन, ठीक है, ये वियतनाम है, तो साउथ चाइना सी की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। तो इंडिया के संदर्भ में देखें तो इस प्रॉपर एरिया की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक एक्सरसाइज के बारे में, ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज। रिसेंटली ही इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे एक एक्सरसाइज यहाँ पे हेल्ड होगी ओमान में, ठीक है। 5 डे बायलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी कि ओमान और इंडिया की जो है एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स जोधपुर में होगी, जोधपुर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे। एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6, ठीक है। तो ये 6th एडिशन है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन है ये, ओमान और इंडिया के बिटवीन है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज, ठीक है। अगर
बात करें एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो 5th है, ये अक्टूबर 2019 में हुई, अब 2022 में होने जा रही है, ठीक है। ओमान जो है ये इंडिया का काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है, स्पेशली गल्फ रीजन की बात करें तो, और इम्पॉर्टेंट है इंडिया के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के लिए भी, ठीक है। ओमान जो है ये गेटवे है स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहाँ पे है ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये है ओमान, ठीक है, ये वाली कंट्री क्या है, ओमान। ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और ये है अरेबियन सी। ओमान को कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है, वो है यूएई है, ठीक है। यहाँ पे यमन है और यहाँ पे सऊदी अरबिया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये है कतर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो स्टेट ऑफ हार्मूज है वो है कहाँ पे, ठीक है। तो आप लोकेशन जो है प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ओमान जो है ये गेटवे है स्पेशली स्टेट ऑफ हार्मूज का, क्योंकि यहाँ से हम इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, स्पेशली 1/5 ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। डिफेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो ये इमर्ज हो गया है स्पेशली की पिलर रोबस्ट इंडिया ओमन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफेंस एक्सचेंज गाइडेड फ्रेमवर्क एमओयू भी कई सारे साइन किए गए 2021 में। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, ओमन जो है ये ओनली कंट्री है गल्फ रीजन की जो 3 सर्विसेज एक्सरसाइज होती है हमारी कंट्री के साथ आर्म फोर्सेज की, ठीक है, जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है जिसको नसीम अल बहर बोलते हैं। ये नेवल एक्सरसाइज है जो ओमान और इंडिया के बिटवीन होती है। अल नगा ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है बिटवीन आर्मीज के 2 कंट्रीज। ईस्टर्न ब्रिज ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ओमान ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोटिज्म में। इंडिया जो है सप्लाई करता है इनको राइफल्स ओमान को। इंडिया ऑल्सो कंसीडर करता है डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट इन ओमान, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन जो है ये हमारी कंट्री की जापान कंट्री के साथ है, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कंडक्ट हुई है 27 फरवरी और और 10 मार्च तक ये चलेगी। बेलागावी कर्नाटका में ये हेल्ड होगी, ठीक है। तो 15th जो बटालियन है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, तो इंडियन आर्मी का यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और 30th इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है जापानीज ग्राउंड का सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये 12 डेज लॉन्ग ज्वाइंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन जो है एनुअली मिलिट्री ट्रेनिंग इवेंट है जो कंडक्ट करवाया गया इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम 2018 में, ठीक है। तो ये रहा जापान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी है, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यूनियन जो है एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड, यानी यूनियन बैंक के द्वारा एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कौन से बैंक के द्वारा, यूनियन बैंक के द्वारा, ठीक है। तो यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड जो है ये अभी लॉन्च किया गया और इसमें एसोसिएशन रहा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव है जो यूनियन बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया और ये डिजिटल डिलीवरी टू फाइनेंस करेगा एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। यूनियन बैंक की अगर बात करें, यूनियन बैंक जो है इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंड इसको किया गया 11 नवंबर 1990 में, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। आज के टाइम में सीईओ इसके राज किरण राय जी हैं, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। फाउंड इसको 2008 में किया गया। फाउंडर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके डाउट जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें डाउट क्लियर करते जाओगे, ओके। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।